नमस्ते हिमाचल, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करेंगे खबरों का तफसील से, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर के 5 दिवसीय दौरे पर हैं और आज वो हमीरपुर रहेंगे। करोड़ों का यहां पर उद्घाटन और शिलान्यास करने का कार्यक्रम रखा गया है। कई कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम सुक्खू अपने गृह जिले हमीरपुर पहुंचे हुए हैं। 5 दिवसीय उनका ये दौरा है और आज हमीरपुर शहर को करोड़ों की सौगात वो देंगे। कई शिलान्यास वहां पर करेंगे, कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। इससे पहले जस्वा परागपुर और अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन वो पहुंचे हुए थे और आज हमीरपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह जिला है और यहां पर आज वो रहने वाले हैं। करोड़ों की सौगातें और करोड़ों के उद्घाटन हमीरपुर में करेंगे। इसके इतर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उन कार्यक्रमों में भी सीएम सुक्खू को शिरकत करनी है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएम सुक्खू 5 दिवसीय हमीरपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरे का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन हमीरपुर शहर को करोड़ों की सौगातें देंगे। यहां पर कई उद्घाटन और शिलान्यास सीएम सुक्खू करेंगे। इसके इतर हमीरपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें सीएम सुक्खू को शिरकत करनी है। और जसबीर हमारे सहयोगी हमीरपुर से ज्यादा जानकारियों के साथ फोन पर जुड़ गए हैं। जसबीर, आज हमीरपुर में रहेंगे सीएम सुक्खू और करोड़ों की सौगात और शिलान्यास करेंगे। इसके तहत कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें सीएम को शिरकत करनी है? जसबीर जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का तीसरा दिन हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में रहेगा और करीब 45 से 50 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री सुक्खू के द्वारा किए जाएंगे। फिलहाल 11 से 11:30 के बीच में टेंटेटिव का टाइम हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने का मुख्यमंत्री का है और उसके चलते पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। फिलहाल आपको अपडेट देना चाहूंगा कि उससे पहले ही बारिश भी जोरों की हमीरपुर में शुरू हो चुकी है। तो ऐसा लग रहा है कि एक जगह पे जो जनसभाओं का आयोजन किया जाना है वो बारिश की वजह से उन जनसभाओं में खलल पड़ सकता है। फिलहाल प्रशासन की पूरी तैयारी है और जो करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास होने हैं उनको लेकर जनता में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही जसबीर, अगर राजनीतिक चश्मे से इस पूरे दौरे को देखा जाए तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र अपने आप में एक बड़ा संसदीय क्षेत्र है और इसलिए भी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हो, फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो, बड़े बड़े चेहरे भाजपा के इसी क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में सीएम सुक्खू जब भी हमीरपुर का दौरा करते हैं, निचले हिमाचल का दौरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर सियासी अटकलें भी बहुत तेज इस दौरान हो जाती हैं। क्या लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़कर भी इस दौरे को देखा जा सकता है? जसबीर, चलिए जसबीर से संपर्क करने की कोशिश हम दोबारा करेंगे। तो आपको बता दें कि 11 साढ़े 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब सीएम सुक्खू हमीरपुर पहुंचेंगे। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि मौसम वहां पर खराब हो गया है, मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, तो सीएम सुक्खू के दौरे में थोड़ा फेरबदल जरूर देखने को मिल सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, चंबा से खबर देंगे, जहां चंबा साहो मार्ग पर मलबा पड़ा हुआ है। भूस्खलन का मलबा अभी भी इस मार्ग पर है। केवल छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए ये मार्ग खुला है। कई दिनों से बस सेवाएं इस रोड से प्रभावित हो रही हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। जिस तरीके से मौसम खराब हुआ है, चंबा साहो मार्ग पर भूस्खलन हुआ था, उसके बाद से ही भूस्खलन का जो मलबा है वो रोड पर पड़ा हुआ है। लोगों को इससे दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि सिर्फ छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए इस मार्ग को खोला गया है और अगर बसेस की बात की जाए तो बस सेवाएं भी यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये चंबा साहो मार्ग है, ये मुख्य सड़क है जो चंबा को और चंबा के आसपास के जो गांव हैं उन्हें मुख्यालय से जोड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर भारी भूस्खलन की वजह से ये रोड प्रभावित हुआ है। सिर्फ छोटे वाहनों के लिए ही इस रास्ते को खोला जा सका है। बस सेवाएं अभी भी प्रभावित हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना इससे करना पड़ रहा है। हेम ठाकुर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। हेम, इस पूरे मार्ग को लेकर क्या अपडेट मिल पाया है? अभी तक ये मलबा पूरे तरीके से क्यों नहीं उठाया गया, इसके पीछे का मुख्य कारण और किस तरीके से जो आवाजाही है वो प्रभावित हो रही है? हेम जी जास्मिन, देखिए इस तरह से माफ कीजिए जी जास्मिन, करीब 3 महीने पहले यहाँ पर भूस्खलन हुआ था और उस भूस्खलन के बाद यहाँ पर रास्ता जो था बसों के लिए नहीं खोला गया है।
लगातार लोग यहाँ पे जो भूस्खलन होता है, बरसात का मौसम है, रोजाना यहाँ भूस्खलन होता है। छोटे वाहनों के लिए तो हालांकि यहाँ पर वाहनों के लिए तो मार्ग खोल दिया गया है, लेकिन बसों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। जिन लोगों के पास अपने निजी वाहन है वो तो चंबा की तरफ आ जाते हैं, लेकिन बसों पे जो गरीब आदमी जो बसों पे सफर करते हैं उनके लिए काफी दिक्कत हो रहा है। यहाँ से जो दूसरी तरफ जो भूस्खलन हुआ है, इसके दूसरी तरफ जहाँ पर ये रास्ता जुड़ता है वहां तक बसें आती हैं, वहां से यहाँ से लोगों को उतार दिया जाता है। उधर से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर का पैदल सफर कर लोगों को पहुंचना पड़ता है। जिन लोगों को इमरजेंसी में पहुंचना होता है उनके लिए काफी दिक्कत हो रही है। खासकर उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही है जिन लोगों ने घर डालना होता है, अपना सामान वहां पहुंचाना होता है, ट्रकों में माल लेना होता है, तो उन लोगों के लिए भी काफी परेशानी होती है। अगर चंबा की तरफ से बात करें तो दुकान से लेकर अपने घर तक करीब 1.5 किलोमीटर का ये भूस्खलन हुआ है, वहां से लोगों को आना पड़ता है। लेकिन अगर बाया बालू हो, दूसरी तरफ से लंबे रास्ते से आना हो, तो वहां 7 किलोमीटर का सफर, अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है। उसमें भाड़ा भी लोगों को काफी ज्यादा पड़ता है। तो ये समस्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी बरसात शुरू हो चुकी है और रोजाना यहाँ कहीं ना कहीं भूस्खलन होता है। पुल का कार्य जो है बहुत ही सुस्त ढंग से चला हुआ है। अगर ये कार्य जल्दी कर लिया जाता तो यहाँ से बसें भी क्रॉस होते, लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती थी। जी जास्मीन। बिल्कुल हेम, और आपके पीछे मैं वो तस्वीरें भी देख पा रही हूँ किस कदर ये रोड, यहाँ पर ये सड़क जो है ये प्रभावित है, और संभवतः ये मुख्य सड़क है जो आसपास के जितने गांव हैं वो चंबा को जोड़ती है, और चंबा जो आते जाते हैं दूसरे जिलों से भी वो इसी रास्ते से होते हुए आते हैं। हेम, क्योंकि आपने कहा कि अभी बरसात का मौसम है और आगे आने वाले समय में भी ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्द इस रोड को क्लियर किया जा सकेगा, क्योंकि अगर क्लियर कर भी दिया गया तो भी जिस तरीके से बारिश हो रही है कहीं ना कहीं ये रास्ता फिर प्रभावित होगा। ऐसे में कोई वैकल्पिक मार्ग या फिर लोगों की परेशानी को थोड़ा कम किया जा सके, क्योंकि बस सेवा तो चल नहीं रही है, ऐसे में लोगों की परेशानी को थोड़ा कम किया जा सके, उसके लिए प्रशासन द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं या प्रशासन ने किसी तरह की कोई एडवाइजरी इसको लेकर जारी की है? जी जास्मीन, देखिए ये जो रास्ता है ये चंबा पड़ेला मार्ग है। यहाँ से करीब चंबा मुख्यालय से यहाँ पे भूस्खलन हुआ है। चंबा मुख्यालय मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है और ये चंबा पड़ेला मार्ग है। अगर साहो की तरफ जो वाहन आते हैं वो तो बालू की तरफ से निकल जाते हैं, बसें आती हैं, लेकिन जो पनेला की तरफ जो दर्जनों गांव है वहां की जो बस सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। और रोजाना उन लोगों को यहाँ से करीब जो भूस्खलन के दूसरी तरफ वहां बस से उतर पड़ता है, उससे आगे उन्हें जो है जाना पड़ता है। तो फिलहाल जो बसें जो है ट्रांसमिशन के यहाँ से लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से रास्ता तभी खुल सकता है जब तक ये नीचे पुल निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता है। अगर ये पुल निर्माण का कार्य होता है तभी इसका कोई ठीक है हेम, कुल मिलाकर अगर समय रहते पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाता तो शायद लोगों को ये परेशानियां ना होती जो अभी झेलनी पड़ रही हैं। आगे आने वाले समय में भी लगता नहीं है कि बहुत जल्द इस रास्ते को खोला जा सकेगा आवाजाही के लिए, खासतौर पर बसेज और ट्रक्स के लिए। फिर भी हेम, आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और रास्तों का हाल बदहाल है। वहीं पठानकोट मंडी 4 लेन को लेकर खुदाई लंबे समय से हो रही है। सड़क निर्माण को लेकर जगह जगह खुदाई की गई है। नेशनल हाईवे यातायात के लिए सरदर्द बन गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी कोर्ट के निर्देशों का पालन करती हुई नजर नहीं आ रही है। अवैध तौर पर खड्डों में कंपनी डंपिंग कर रही है और पर्यावरण पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। तो मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे लंबे समय से चला आ रहा प्रोजेक्ट है और गर्मियों में धूल और बरसात के समय यहां पर लगातार भूस्खलन हो रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। यातायात इस मार्ग पर सरदर्द बना हुआ है। लोगों को परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उस पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जगह जगह खुदाई करके डंपिंग कर दी गई है, जिस वजह से पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाती हुई यहां पर नजर आ रही है। इससे पहले भी कोर्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी को फटकार लगा चुका है इसी हाईवे को लेकर और अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। लोगों को खासी परेशानी का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। विचित्र,
ये मंडी पठानकोट हाईवे है, ये लंबे समय से इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो पाई है। गर्मियों का आलम ये होता है कि धूल से आसपास के गांव के लोग परेशान होते हैं, और बरसात का आलम ये है कि हर जगह कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। विचित्र। निश्चित तौर पर देखिए जैस्मिन, ये वाकई में बहुत चिंता का सबब बन चुका है। वैसे भी काफी लंबे अरसे से, जैसा कि आपने कहा है कि ये काम जो है वो चल रहा है। नेशनल हाईवे पठानकोट से लेकर मंडी तक ये 4 लेन बन रहा है, लेकिन जो 4 लेन भले ही विकास की दिशा में हम लोग इसके माध्यम से जो आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसकी जद में जो लोग आ रहे हैं वो बेहद परेशान हैं। खासतौर पर जो यातायात दिन भर यहाँ से गुजरता है, हजारों की संख्या में वाहन जो यहाँ से गुजरते हैं, चाहे उनको पंजाब जाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर जाना हो, चाहे हरियाणा, दिल्ली या अन्य राज्यों में जाना हो, हर जगह से यहाँ से वाहन गुजरते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये नेशनल हाईवे है। और इस नेशनल हाईवे 154 पर जगह जगह जो है इन दिनों जो सबसे बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है वो है अवैध तरीके से डंपिंग। क्योंकि नेशनल हाईवे जो 4 लेन बन रहा है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी ओर से जो चिन्हित साइट्स थी, वहां पर जो है डंपिंग जो है फेंकना, या जितनी डंपिंग जो है वहां पर उसकी कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी से ज्यादा जो है मक निकल रहा है, तो उसको डंप कहां पर किया जाए। तो इसके लिए अब उनकी ओर से जो है नियमों की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही है, उनको ताक पर रखा जा रहा है। बाकायदा इस पर जो है संज्ञान जो है खुद पूर्व में शहरी विकास मंत्री रह चुके और धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने भी लिया है। उन्होंने भी जो है इसकी बाकायदा एक वीडियो वायरल किया, वीडियो जारी की है, और साथ ही साथ एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जो है एक बयान जारी किया है जैस्मिन। और उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से जो है ना केवल वाहनों की आवाजाही को, ना केवल उन गांव के लोगों को जो लोग उसके नजदीक बसते हैं, बल्कि जो पेयजल स्रोत है हमारे वो भी दूषित हो रहे हैं, और वन संपदा को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग पर ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या ग्लोबल पर जो असर पड़ रहा है इस तरह के कार्यों से, वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जो है इस तरह से ये तमाम कार्य जो एक तो जिसको तेजी से चलना चाहिए था, जल्द से जल्द ही काम जो है वो पूरा होना चाहिए था, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो है वो अवैध डंपिंग जगह जगह की जा रही है, मक जो है इन खड्डों नदी नालों में फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से पेयजल स्रोत दूषित हो रहे हैं, वन संपदा को काफी नुकसान हो रहा है। तो बहुत सारे सवाल इस वक्त जो है वो उठ रहे हैं जैस्मिन। बिल्कुल विचित्र। और कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर इंटरवीन किया है, और पहले भी कोर्ट फटकार लगा चुका है, और एक बार फिर ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये कोर्ट के आदेशों का पूरे तरीके से उनका पालन करती हुई नजर नहीं आ रही है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विचित्र। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए हाईकोर्ट की ओर से भी इस पर जो है वो कड़ा संज्ञान लिया गया है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग, जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उसका असर हम लोगों ने इस जो ऋतु परिवर्तन है उसमें हम लोगों ने देखा है कि जब धूप चाहिए होती है उस वक्त बरसात हो रही होती है, जब बरसात चाहिए होती है उस वक्त काफी ठंड पड़ रही होती है। तो इस तरह की तमाम सारा जो साइकिल चेंज हुआ है उसका उस पर जो असर पड़ा है वो इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं पड़ा है। क्योंकि न केवल यहाँ पर इस तरह की अवैध डंपिंग या अवैध खनन इस तरह से हो रहा है, बल्कि तमाम सारे इलाकों में हर जगह इस तरह से अवैध खनन हो रहा है, और जिसका सीधा सीधा असर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल पर पड़ रहा है, यानी पर्यावरण पर पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है। और उस पर कड़ा संज्ञान हाईकोर्ट की ओर से लिया गया, और बाकायदा ये कहा गया है, बाकायदा गवर्नमेंट से कहा है कि इन तमाम सारे जो जिस तरह से अगर अवैध खनन कहीं हो रहा है या अवैध डंपिंग अगर कहीं पर हो रही है, खड्डों नदी नालों को जहां पर दूषित किया जा रहा है, अपनी मनमर्जी से जो है वहां पर अगर मक को डंप किया जा रहा है, तो उस पर कड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए। अगर समय रहते इस पर जो है वो कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया, तो निकट भविष्य में इसका खामियाजा जो है वो सभी को भुगतना पड़ सकता है, आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जो है आज सजग रहने की बहुत जरूरत है। यही बात पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने भी कही है कि अगर आज नहीं जागा गया, और खुद सरकार से भी उन्होंने अपील की है कि इस पर एक कमेटी का गठन होना चाहिए, और इस पर यह जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल विचित्र। और मैं तो ये कहूंगी कि जो जमाने हो गए इस हाईवे को, क्योंकि मंडी पठानकोट से होते हुए ये हाईवे बनाया जा रहा है, और न जाने कितने सालों से हम यही देख रहे हैं कि हाईवे तैयार हो रहा है, हाईवे तैयार हो, लेकिन अभी तक इस हाईवे पर किसी तरीके का कोई देखा जाए तो बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं पर्यावरण को इस वजह से खासा नुकसान हो रहा है। विचित्र। फिर भी आप नजर बना के रखें, संभव हो तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों से जरा जवाब भी तलब करें, लेकिन फिलहाल के लिए तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मौसम से जुड़ी हुई खबरें आपको देंगे, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। अर्चना कर से शुभारंभ किया और कंपनी अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने इस दौरान अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया। कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। दरअसल 3000 कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून को खत्म हो गया था और स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मचारियों को काम पर न आने की बात कह दी। कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन भी नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया में एक सड़क हादसे में बेहरा की बेटी अवंतिका कपूर की मौत हो गई। अवंतिका की पिछले साल ही शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट टाउन तस्मानिया में रहती थी। अवंतिका बेहरा के सनौज की रहने वाली थी। अवंतिका के पिता सुजीत मल्होत्रा पुलिस अधिकारी हैं जो चंबा में कार्यरत हैं। अवंतिका की मौत की खबर से पूरे इलाके में गम का माहौल है। वहीं उनका शव ऑस्ट्रेलिया से शनिवार को आने की उम्मीद है। सोलन में रेलवे स्टेशन के पास एक कार बेकाबू होकर निर्माणाधीन पार्किंग में जा गिरी। कार में 2 युवक सवार थे जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि जब ये कार गिरी तो उसकी छत में सरिये जा घुसे और कार हवा में अटक गई। अगर कार नीचे गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता। मनाली के एक निजी होटल में मारपीट करने वाले होद्दा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थिति खराब हो गई है। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 79 लोग जख्मी हुए हैं। 450 करोड़ का अभी तक नुकसान हो चुका है। माना यह जा रहा है कि ये प्री मानसून की बारिश है और उसी में इतना भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश को अब तक हो चुका है। सड़कें बदहाल हैं, नदी नाले उफान पर हैं और बारिश से स्थिति पूरे तरीके से खराब है। अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 80 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और अगर कुल नुकसान का आंकलन किया जाए तो 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान इस प्री मानसून की बारिश में हिमाचल प्रदेश को हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिमाचल प्रदेश में बारिश से स्थिति खराब हो चली है। नदी नाले अपने उफान पर हैं, जगह जगह भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और 450 करोड़ का नुकसान कुल मिलाकर अभी तक हिमाचल प्रदेश में इस प्री मानसून की बारिश में हुआ है। राजेंद्र का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, कहा यह जा रहा था कि ये प्री मानसून की बारिश है, मानसून अभी तक पूरे तरीके से सक्रिय नहीं हुआ है। अगर वाकई ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये हालात चिंताजनक हैं, क्योंकि प्री मानसून की बारिश में ही भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। 450 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक हो चुका है। 40 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, 80 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें खराब है, भूस्खलन हो रहा है। इस तरीके की कई अनगिनत खबरें सामने आ रही हैं। राजेंद्र, जैस्मीन, बिल्कुल, और अब मानसून ही हम इसको कहेंगे और ये ऐसा पहली बार है करीब 60 वर्षों में कि मानसून इस समय पर पूरे देश में सक्रिय हो चुका है और हिमाचल प्रदेश में भी अब सक्रियता में मानसून है और इस बार लगभग 21% अधिक बारिश सामान्य से हो चुकी है। आजकल के दिनों में जो बारिश होती थी उससे 21% बारिश अधिक हो चुकी है जो मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों की अगर हम बात करें उसके अनुसार। और ऐसे में जो सक्रियता मानसून की जुलाई महीने के अंत तक या अगस्त महीने की शुरुआत में देखी जाती थी, वो इस बार जून महीने के अंत में और जुलाई की शुरुआत में ही देखी जा रही है। और यही कारण है कि बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश में हादसे गिर रहे हैं। अभी कुछ क्षण पहले जो सूचना हमारे पास आई उसके अनुसार कसौली के तहत दोची एक जगह है जहां पर सड़क डंगा गिर गया पूरा सा और पूरा जो सड़क थी वो पूरी नीचे गिर गई, जिसके कारण एक
साथ में अंडर कंस्ट्रक्शन मकान बन रहा था, वो मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया है। और साथ वाला जो मकान है सड़क के डंगा गिरने के कारण उसकी भी एक बिल्डिंग गिर गई है, लेकिन गनीमत रही है कि अभी तक कोई जानी नुकसान उसमें नहीं हुआ है, सभी लोग सेफ हैं। एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी जो गिरी है, तो उसमें जाहिर तौर पर कोई नहीं रह रहा था, और जो दूसरा भवन है उसमें भी दीवार, बाहर की दीवार गिरी है। तो ऐसे में सिर्फ संपत्ति का नुकसान बड़ी मात्रा में हुआ है, बड़ी संख्या में हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कसौली क्षेत्र के तहत दूची जगह है, यहाँ पर अभी ये खबर आई है। इसके अलावा सड़क तो लगभग हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में सड़कें बंद हैं, और आज रिपोर्ट जो आएगी उसमें भी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि मूसलाधार बारिश पूरे प्रदेश में जारी है। ऐसे में अगर कुल्लू में जो अभी तक रिपोर्ट आई है सड़क मार्ग बाधित है। इसके अलावा क्योंकि जमीन ढीली हो जाती है और कहीं भी लहासे गिर जाते हैं, हल्के हल्के लहासे गिर जाते हैं, जिसके कारण फिर सड़क मार्ग बाधित होने की आशंकाएं हमेशा बनी रहती है। और संपत्ति का नुकसान जैसा कि आपने बताया करीब 450 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। जानी बिल्कुल राजेंद्र, और कहीं ना कहीं अब प्री मानसून से आगे बढ़ते हुए मानसून हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गया है, और भारी मात्रा में हर बार की तरह इस बार भी अपने साथ नुकसान लेकर आया है। राजेंद्र, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर झूठ बोलने का एक बड़ा आरोप लगाया है। मामला हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर हमीरपुर पहुंचे सीएम सुक्खू ने कहा कि नड्डा जैसी शख्सियत को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। आप देखिए ये खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के दावे पर दंगल। सीएम सुक्खू का जेपी नड्डा पर बड़ा हमला। झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सवाल है कि आखिर सीएम सुक्खू बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को झूठ न बोलने की नसीहत क्यों दे रहे हैं। तो उसे जानने के लिए आपको कुछ दिन पहले नौदान में दिया गया जेपी नड्डा का यह बयान सुनना होगा, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने की फाइल पर उन्होंने ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हस्ताक्षर किए थे। मुझे आज कितनी खुशी हो रही होगी जब मैंने हस्ताक्षर किया होगा कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज दिया जाता है। और आज जब वो बिल्डिंग देखता हूँ तो आप समझते होंगे कि जब बीज लगाने वाले एक माली को कैसे अपना पौधा ऊपर आते हुए दिखता है तो कितनी खुशी होती है। और वो खुशी होती है। और दुख होता था, मैं स्वास्थ्य मंत्री, मैं बोलता था कि मुझे जमीन दे दो, मैं तुम्हारे लिए हमीरपुर को मैं मेडिकल कॉलेज देना चाहता हूं। नहीं हो पाया। हमने कोई बिल्डिंग उस समय धूमल जी ने अरेंज की थी, उसमें जाकर के हम लोगों ने शुरुआत की। धूमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज जयराम जी की सरकार आई तो जमीन भी मिली, अब वो बिल्डिंग भी तैयार है, और क्या भव्य बिल्डिंग बन रही है। वह अपने आप में हमीरपुर के विकास तीर्थ बनेगा। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। ये मैं आपको मगर जेपी नड्डा के इस दावे को सफेद झूठ बताते हुए सीएम का दावा ये है कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज उनकी देन है, जिसे 2014 में मनमोहन सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने स्वीकृति दी थी कि 2 मार्च 2014 को ये मेडिकल कॉलेज तत्कालीन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और तत्कालीन पूर्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद जी ने व्यक्तिगत तौर से मेरे कहने से इसको स्वीकृत किया, और इसके लिए 189 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया। और उसके बाद जब ये स्वीकृत हो गया, उसका जब चिट्ठी माननीय कौल सिंह ठाकुर जी हेल्थ मिनिस्टर थे, हेल्थ सेक्रेटरी विनीत चौधरी जी थे, उनको चिट्ठी गई, और मैं उन चिट्ठी को लेकर कौल सिंह ठाकुर जी के पास गया, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री उनके पास गया। उन्होंने मुझे बहुत मुबारकबाद दी कि आपने अपने अकेले दम से ये मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया। और जब कौल सिंह ठाकुर जी यहाँ आए 15 अगस्त को, तो उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति के द्वारा लाया गया। तो जब तथ्य हमारे साथ है
3 मार्च 2014 को मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया तो जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हिमाचल प्रदेश से जाकर इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उन्हें इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य के होना चाहिए। एम जो है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर ये मेडिकल कॉलेज मेरे द्वारा दिया गया है। इतना ही नहीं, सीएम ने ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी की जयराम सरकार ने तो इसे मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए राज्य की तरफ से एक पैसा भी नहीं दिया, जबकि अब तक हमारी सरकार 2 किश्तों में 150 करोड़ रुपए दे चुकी है। इस मेडिकल कॉलेज को पूरा करने के लिए अभी मैंने 80 करोड़ रुपए दिया और अभी और पिछले कल ही मैंने इस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को पूरा करने के लिए और 70 करोड़ रुपया दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ हमें जो पैसा नहीं दिया, बिल्कुल कुछ कोई ऐसा धन का प्रावधान भी नहीं किया एक्स्ट्रा। हमको इसको पूरा करने के लिए मेरे मुख्यमंत्री काल में अभी इसको 150 करोड़ रुपया दिया गया। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पिछले चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बना था और अब एक बार फिर से इस पर झूठ और सच की राजनीति गरमाई हुई है। हमीरपुर से न्यूज़ 18 JKLH के लिए जसवीर कुमार की रिपोर्ट।